तो आज का हमारा फ्रेश टॉपिक है छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति और उसका प्रभाव। ठीक है, 1857 की क्रांति भारतवर्ष में कब हुआ था भाई? कौन से महीने में? कौन से महीने में? ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। 10 मई 1857 को भारतवर्ष में ये क्रांति क्या हुई थी? प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये पूछा गया है। तो हमको आज पढ़ना है छत्तीसगढ़ के रेफरेंस से। छत्तीसगढ़ के रेफरेंस से पढ़ने का मतलब ये है कि इसका प्रभाव क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव कैसे पड़ा था। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का कौन सा हिस्सा इस पे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कौन सा हिस्सा इस पे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो ध्यान से देखेंगे कि मध्य क्षेत्र क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। तो मध्य क्षेत्र के कुछ जिले आते हैं, जैसे बलौदाबाजार आता है। ठीक है, इधर का रायगढ़ आता है। ठीक है, बरगढ़ वाला क्षेत्र आता है। ये क्षेत्र क्या होते हैं, मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। तो बलौदाबाजार जिले का सोनाखान क्षेत्र, ठीक है, कौन सा क्षेत्र भाई? सोनाखान क्षेत्र। सोनाखान क्षेत्र में ये विद्रोह का जो नेतृत्व करते हैं, ठीक है, जो विद्रोह का नेतृत्व करते हैं वो कौन है? वीरनारायण सिंह। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन रहते हैं? वीरनारायण सिंह। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक इसी पे रहेगा, 1857 की क्रांति और उसके प्रभाव में कौन थे गए। ठीक है, तो ध्यान देने वाला बात यह है कि 1857 की क्रांति अचानक से आई या इसका प्रभाव पहले से था। ठीक है, तो इसका प्रभाव जो 1757 में जो प्लासी का निर्णायक युद्ध हुआ था, क्या हुआ था? प्लासी का निर्णायक युद्ध। उस युद्ध के उपरांत अंग्रेजी सेना ने क्या कर लिए थे? सत्ता का हस्तांतरण कर लिया था, या क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था। तो उस प्रकार क्या होता है, धीरे 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 वो क्षेत्रों में बढ़ते जाता है। तो उस क्षेत्रों में धीरे धीरे करते करते बढ़ते बढ़ते छत्तीसगढ़ में उसका प्रभाव दिखता है। तो छत्तीसगढ़ में जब प्रभाव दिखता है तो कुछ एक क्षेत्र में दिखेगा, मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्रों में दिखता है। जनजाति क्षेत्रों में दिखेगा तो जनजाति क्षेत्रों में क्या आएगा? जनजाति विद्रोह के नाम से आएगा। किस नाम से आएगा? जनजाति विद्रोह के नाम से। ठीक है, तो इस प्रकार अपन देखते हैं। सबसे पहला हमारा रहेगा सोनाखान का विद्रोह। कौन सा रहेगा भाई? सोनाखान का विद्रोह। ठीक है, सोनाखान के विद्रोह को जो हम पढ़ेंगे सिलसिलेवार, ठीक है, चाहे मेंस के अकॉर्डिंग हो, चाहे वन लाइनर हो, चाहे व्यापम या किसी भी एग्जाम के पर्पज से। तो सबसे पहले तो देखते हैं कब हुआ था रहता है। ठीक है, हमारा जो फॉर्मेट बनेगा कब रहेगा। ठीक है, कब के बाद आएगा, इसकी पृष्ठभूमि कहां से तैयार हुई थी? कहां से? पृष्ठभूमि। ठीक है, मतलब ये कहां से आया सोनाखान का विद्रोह। ठीक है, क्यों हुआ, क्या कर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कारण। क्या रहेगा भाई? कारण। कारण के बाद रहेगा इसका घटनाक्रम। क्या रहेगा? घटनाक्रम। घटनाक्रम के बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है इसमें वो रहता है परिणाम। क्या रहेगा भाई? परिणाम क्या निकला। परिणाम के बाद जो प्रतिक्रियाएं, तो क्या रहेगा? प्रतिक्रिया। और अंत में क्या रहेगा? इसका योगदान। अब योगदान किसका पूछेगा? जो नेतृत्व करता है उसका योगदान पूछेगा। जो नेतृत्व करता है उसका योगदान पूछेगा। तो ध्यान रखना, इतने पॉइंट में हमको पूरा विद्रोह को क्या करना है? कवर कर रहे हैं। ठीक है, कवर करने के बाद जो योगदान आएगा उसको आप लोग एक बार लिख के देखेंगे, फिर मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, आप लोग क्या सेंस निकालते हैं ये देखना है, उसके बाद उसको मैं क्या कर दूंगा, क्लास में बता दूंगा। ठीक है, ये आप लोग का आज का सवाल भी है। जैसे आज पढ़ के जाओगे ना मेंस आंसर राइटिंग वाले। ठीक है, क्या वाले? मेंस आंसर राइटिंग वाले। इसको 8 नंबर में, कितने नंबर में भाई? 8 नंबर में, 8 मार्क्स। 100 शब्दों में। ठीक है, तो उन लोग लिख के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे में बता दूंगा योगदान एक्चुअल में होता क्या है कहकर। पहले देख लेना है आप लोग से क्या बनता है कहकर। ठीक, तो उसको सिलसिलेवार अपन क्या समझते चलते हैं। चलो, सोनाखान का विद्रोह कब हुआ था भाई? 1857 से पहले ये उद्भवित हो गया था। तो ये 56 के से शुरुआत होता है।
धरातल पे इसको देखने मिलता है 57 में। ठीक है, ये 56 से स्टार्ट होता है, इसका परिणति यही रहता है 56 से स्टार्ट होने के कारण कि इसकी पृष्ठभूमि को पढ़ा जाता है कि जब 56 में क्या हुआ था जिसके कारण 57 में इतना बड़ा विद्रोह का नाम आता है कहकर। ठीक है, तो इस कारण क्या करेंगे हम लोग 56 से चालू करेंगे और 57 में इसका क्या करेंगे भाई, परिणाम देखेंगे। ठीक है, तो ये कब हुआ, ये हमारा कौन सा भाग आ गया, कब। ठीक है, कब के रेफरेंस में क्या रहेगा, 56 57। ठीक है, इसके बाद क्या बताए थे, घटना सॉरी पृष्ठभूमि, क्या पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में सबसे पहले आप लोग ध्यान दोगे। ठीक है, चलो लिखो भाई, पृष्ठभूमि में अगर कलचुरी वंश का एक शासन याद होगा आप लोग को, कलचुरी वंश का शासक कौन था भाई, बहार शाह, बहारेंद्र शाह बोलते हैं ना। इसके काल में सोना खान के जमींदार, ठीक है, जमींदारी को दे देते हैं, सोना खान की जमींदारी को किसको दे देते हैं, विशंभर। इसके 2-3 नाम हैं। ठीक है, विसैया, ठीक है, विषयी, अलग अलग बुक्स में ऐसे टाइप के नाम देखेंगे। व्यक्ति वही है, इसको कौन दिया था, बहारेंद्र शाह या बहार शाह। अपने शासन काल में क्यों दिया था भाई, लिखते चलो ना तुम लोग, ऐसे देखते मत रहना। इसमें क्या बोले थे, बहारेंद्र शाह या बहार शाह क्या दिया था, सैन्य कार्य के बदले। कौन से के लिए दिया था, सैन्य कार्य के बदले। तो सैन्य कार्य के बदले इसको क्या दिया था, ये जमींदारी। कौन सी जमींदारी, सोना खान जमींदारी। जब इसके बाद से दे दिया ना तो ये प्रथा चलती रही। ठीक है, तो ये लगभग ना 1540 के आसपास, ठीक है, 1540 से 50 के बीच की घटना है, जब ये जमींदारी किनको मिला था, विशंभर सिंह, विसैया सिंह या विषयी ठाकुर, एक ही व्यक्ति है भाई। ठीक है, इसको मिला था ये जमींदारी। तब से इस जमींदारी पर मालिकाना हक किसका था, इन लोग का था। ठीक है, इसके बाद क्या दिखता है कि ये जो कलचुरी काल से जो जमीन उनको मिल गया था, ठीक है, जमींदारी वाला, वो कब तक चलते रहता है, तो वो मराठा काल तक। कब तक चलते रहता है, मराठा काल तक चलते रहता है। ठीक है, जमींदारी मराठा काल तक कर मुक्त रहती है। क्या रहती भाई, कर मुक्त रहती है, मतलब वहां से कर नहीं लिया जाता। ठीक है, वहां से कर नहीं लेने का प्रावधान था। ठीक है, बिंबा जी उस समय कुछ ना वहां से वनोपज या लकड़ियों का आदान प्रदान कर लेते थे। कर नहीं दे पा रहे हो, तुम्हारे पहले से क्या हुआ, संधि हो इसके अनुसार। ठीक है, तो इसके बाद ये चलते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसी काल में देखोगे एक काल और आता है, अधिक्षण काल। याद आया भाई, अधिक्षण काल। अधिक्षण काल में पढ़े हो तुम लोग एग्न्यू के काल में। किसके काल में, एग्न्यू के काल में। ठीक है, बताओ क्या पढ़े हो एग्न्यू के काल में। एग्न्यू के काल में जो विद्रोह बताए थे ना भाई, ये कौन थे, एग्न्यू, द्वितीय ब्रिटिश अधीक्षक। नहीं, रामसाय, याद आया, रामसाय का विद्रोह। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं, इनको दे दिए थे, मराठा काल तक चलते रहे। जैसे अंग्रेजों का इंटर होता है, अधिक्षण काल में। ठीक है, कौन से काल में, अधिक्षण काल में। तो 1819 याद करो, लिखे हो तुम लोग, 1818-19 में किसका विद्रोह होता है, रामसाय का विद्रोह होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर रामसाय राम राय भी लिखाते हैं। ठीक है, आप लोग को दोनों नाम बताते चल रहा हूं कि अलग मत सोच लेना, वही व्यक्ति रहेगा। ठीक है, इसका विद्रोह होता है। ठीक है, इसके विद्रोह का कारण यह था कि जब एग्न्यू आता है ना तो ये सोचता है कि इनको क्यों कर मुक्त रखा गया भाई। ठीक है, तो ये प्रथा तो कलचुरी काल से था, जिसका मराठा क्या कर रहे थे, सहस्त्र निर्वहन कर रहे थे। धीरे धीरे आता है कि इनको इतना छूट क्यों दिया गया। ठीक है,
छूट देने का वही कारण था कि पहले से जो डील हुआ था उसी के अनुसार चल रहे थे। तो एग्न्यू क्या करता है वहां पर, एग्न्यू ये करता है उसकी जमींदारी के 300 गांव को, जमींदारी के अंतर्गत जो 300 गांव रहते हैं, ठीक है, 300 गांव में से घटाकर 50 गांव कर देता है। 300 से कितना कर देता है, 50 गांव, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं कि अचानक से 300 से 50 कैसे हुआ। तो उस समय क्या रहता है, ये जो क्षेत्र है ना 300 गांव वाला, ठीक है, 300 गांव के अंतर्गत वाली जमींदारी में शामिल, ठीक है। बोलने का मतलब है जो सोना खान की जमींदारी है ना उसमें 300 गांव का प्रभाव कौन कौन सा था। तो लिखो, कुछ कुछ पूछ सकता है तो एक लिखो फिंगेश्वर, ये अधीक्षण काल का ही बात है, ठीक है। अधीक्षण काल में जो टर्न आउट होता है ना किसके द्वारा, एग्न्यू के द्वारा, ठीक है। पृष्ठभूमि समझ रहे, पृष्ठभूमि समझोगे ना तब क्या होगा आपको समझ आएगा कि इसके बाद वाले जो वंशज है वो क्यों विद्रोह किए, ठीक है। तो इसके काल में क्या रहता है कि क्या क्या लिखे भाई, फिंगेश्वर, कटंगी, लिखो जगह का नाम, फिंगेश्वर, कटंगी, भटगांव, ये वाला भटगांव नहीं भाई, हाँ भटगांव, बिलाईगढ़, सुअरमार, ठीक है। ये क्या था, एक्चुअल में सोना खान का ही नाम है। जब गढ़ व्यवस्था में पढ़ते हैं ना सोना खान, उसको सुअरमार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सोना खान को। उसके बाद लिखो फुलझर, नर्रा, फुलझर, नर्रा, ये इतने सारे क्षेत्र के कारण सोना खान जमींदारी या जमींदार का प्रभाव 300 गांव में हो जाता है, ठीक है। लग रहा था ना 300 गांव कहां एक ठन में होंगे भाई, तो ये सारे क्षेत्रों का पर प्रभाव किसका था, सोना खान के जमींदार, ठीक है। वो कौन थे, राम राय या राम साय, ठीक है। जो किसको बर्दाश्त नहीं हुआ, एग्न्यू को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। और विद्रोह को दमन करने, याद होगा आप लोग को इस विद्रोह का दमन क्या कर लिखवाया था मैं, छोटा सा उस समय थोड़ा सा समराइज करके बताया था। विद्रोह ये करता है, दमन कौन करता है, अगर दमन कौन करता है इस विद्रोह का, मैक्सन, ठीक है। विद्रोह का दमन कौन करता है भाई, मैक्सन करता है, ठीक है। किसके आदेश पर, एग्न्यू के आदेश पर। तो विद्रोह का दमन मैक्सन करता है, विद्रोह राम साय करता है या राम राय करता है। कारण यही था कि 300 गांव पर उसका प्रभाव था, उसके बाद भी वो कर नहीं देता था, ठीक है। उस समय ना उस क्षेत्र का वार्षिक कर, जिसको मराठा क्या बोलते हैं भाई, मराठे लोग क्या बोलते थे वार्षिक कर को, टकोली, 300 रुपया, कितना था, 300 रुपए के लगभग वार्षिक कर होता था। उस समय 300 रुपया बहुत है, ठीक है। एक जमींदारी से 300 रुपया, और वो 300 रुपए में 1 रुपया किसको नहीं मिलता था, ना मराठों को मिलता था ना अंग्रेजों को। तो यही था इसको ब्रेक करने का पहला कारण, ठीक है। और यही ब्रेक किया तो विद्रोह हुआ, विद्रोह को फिर दमन किए, ठीक है। दमन करने के बाद राम साय या राम राय को क्या कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है। जेल में बंद कर दिएगा। कब की बात पढ़ रहे हैं हम लोग, 1818 से 19 की भी, इसी समय तो एग्न्यू आया था ना, ठीक है। तो ये क्या कर देते हैं, उसको जेल में बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर शर्त रखते हैं उसके पास, क्या रखते हैं, कुछ शर्तें रखते हैं। तो राम राय या राम साय के पास कुछ शर्तें रखते हैं। उन शर्तों में मुख्य रूप से यह रहता है कि तुम हड़पी हुई खालसा भूमि, वहां पढ़ लियो तुम लोग, ध्यान से देखोगे ना, एग्न्यू के काल में लिखा है, हड़पी हुई खालसा भूमि क्या करोगे, वापस करोगे। खालसा भूमि तो सब अच्छे से वाकिफ है, जानते हैं, ठीक है। तो हड़पी हुई खालसा भूमि क्या करोगे तुम लोग, वापस करोगे, ठीक है। दूसरा चीज क्या, किसी प्रकार का विद्रोह नहीं करोगे, ठीक है। और जमींदारी क्षेत्र को अंग्रेजों के अधीन रखोगे, इतना शर्त रखता है। और उसको क्या मान लेता है, राम राय या राम साय मान लेता है,
उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है भाई, रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये विद्रोह का चलचित्र था, किस प्रकार कैसे हुआ क्या हुआ उसके बारे में। ठीक है, अब ये विद्रोह शांत हो गया, चलते रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं सन में अपन। ठीक है, अपन कहां से चल रहे हैं, पृष्ठभूमि 1540 से 50 से लेके चल रहे हैं, कलचुरी से लेके। ठीक है, अंग्रेज आ गए। ठीक है, अंग्रेज आने के बाद थोड़ा सा फिर बढ़ते चलते शांत रहते हैं 1830 में। ठीक है, 1830 की घटना। ठीक है, 1830 में राम साय या राम राय की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इसी समय उसका जो पुत्र था, उसका पुत्र कौन भाई, वीर नारायण सिंह। ठीक है, वीर नारायण सिंह लगभग 35 वर्ष की आयु में, 1830 में 35 वर्ष की आयु में। ठीक है, अगर उसका डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे तो लगभग 1795 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, वही देख लेना आसपास। ठीक है, तो ये 35 वर्ष की आयु में क्या बनते हैं, क्या बनते हैं भाई, जमींदार। कहाँ के जमींदार, सोना खान के जमींदार। उत्तराधिकारी वही होंगे ना, यही तो है क्या। ठीक है, तो उसके बाद सोना खान के जमींदार बनते हैं। जमींदार बनने के बाद क्या रहता है, उनका कार्यकाल चालू होता है। तो कभी पूछेगा सोना खान के जमींदार या वीर, ऐसा नहीं पूछेगा तो भी मानना कि वीर नारायण सिंह का जमींदारी काल कब से कब तक। ठीक है, तो कब से कब तक, 1830 से कब तक, 57 तक। बस इतने याद रखना। तो 1830 से 57 यही वाला क्रांति आता है, और इसी में वीर नारायण सिंह के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। ठीक है, अब वीर नारायण सिंह के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं भाई। ठीक है, वीर नारायण सिंह कौन थे, क्या था, क्या कर। तो जमींदार बनने के बाद लिखो, जमींदार बनने के बाद अंग्रेजी प्रशासन में, किसमें, अंग्रेजी प्रशासन में सोना खान जमींदारी के लिए रोष और बढ़ गया। ठीक है, रोष और बढ़ गया। ठीक है, क्यों बढ़ गया, वीर नारायण सिंह आने के बाद जो हमारी खालसा भूमि है कर नहीं देने वाली परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नहीं देंगे। अंग्रेज इनसे चिढ़े हुए थे। ठीक है, तो रोष और बढ़ने का कारण यही था कि अंग्रेज इनसे चिढ़े हुए थे। रोष, द्वेष की भावना बढ़ गई थी। ठीक है, नहीं समझते, रोष। ठीक है, द्वेष की भावना बढ़ गई थी। तो उसको शांत करने के लिए क्या करते थे, बहुत सारे परपंच करने पड़ते थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, वीर नारायण सिंह। ठीक है, अब वीर नारायण सिंह के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 1830 में क्या बन गए, जमींदार। जमींदार बनने के साथ साथ लिखो, जमींदार बनने के साथ साथ जनता के भी प्रिय, किसके भाई, जनता के प्रिय लीडरशिप या नेता बन गए। ठीक है, मतलब वो ये चाहते थे, इसी कारण तो ये विद्रोह उनके नाम से जाना जाता है क्या, कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ का कर। ठीक है, तो उनको धीरे धीरे समझ आने लगा कि जनता के साथ रहने पर ज्यादा भलाई। ठीक है, अब 1835 की घटना, 30 में बने ना, 30 में बने ना, 1835 की घटना। ठीक है, तो 1835 में खरौद के देवनाथ मिश्रा की हत्या कर दी गई। देवनाथ मिश्रा की हत्या कर दी गई। इसका मुख्य कारण यह था देवनाथ मिश्रा की हत्या करना, कि देवनाथ मिश्रा ने, ठीक है, जनता के जो प्रिय नेता थे उनका उपहास उड़ाया था। ठीक है, या दुर्व्यवहार किया था, जिससे क्या हुए थे, जनता का अपमान समझ लिए। कौन, वीर नारायण सिंह, तो हत्या कर देते। तो यहीं से उनका पराक्रम क्या होता है, प्रारंभ होता है। किनका पराक्रम चालू होता है, वीर नारायण सिंह का। किसी का हत्या कर दिया सीधा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ये हत्या करने के बाद वो लाइमलाइट में आ गए, अंग्रेजों से और खिन्न हो गए। ठीक है, अंग्रेज इनसे और खिन्न हो गए। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, इनका प्रभाव बढ़ते जाता है उस क्षेत्र में। ठीक है, और ये कुछ निर्माण कार्य भी कराते हैं। ठीक है, इस दौरान वो क्या करते हैं, तो टॉपिक रहेगा हमारा निर्माण। ठीक है, तो लिखो रानी सागर,
हाँ, निर्माण करके डाल देना, राजा सागर, नंद सागर। ठीक है, क्या समझ रहे हैं भाई, तात्पर्य क्या है, तालाब थे, बड़े बड़े तालाब बनवाए। ठीक है, उस क्षेत्र में क्या था, पानी का बसावट अच्छा था। ठीक है, तो उनको स्टोरेज करने के लिए सागर बनाए। ठीक है, तो ये सागर कौन बनाते हैं, वीर नारायण सिंह। ठीक है, जो जनता का प्री का टैग लग गया ना, तो वो जनहित के कार्य करेंगे। ठीक है, जनहित के कार्य करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे सिम्टम या दिखेंगे, प्रभाव दिखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते गया और ये समझ आ गया कि मैं जनता के बीच लोकप्रिय हो चुका हूं। ठीक है, इसी समय अचानक से 1856 में, कब भाई, बढ़ते जा रहे हैं ना, क्रम में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जिनको समझ नहीं आएगा बीच में पूछ लेंगे। ठीक है, 1500, फिर 1818, 1830, 1835, फिर 1856। ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते अपन क्या पहुंच गए भाई, 1856। ठीक है, तो 1856 में जब आते हैं ना, तो देखते हैं कि उस समय क्या आ जाता है, दुकाल। ठीक है, क्या आता है, 1856 का दुकाल। इसको कुछ लोग जानते भी होंगे 56 की दुकाल के नाम से, जानते हैं। ठीक है, 56 के दुकाल के नाम से जानते भी होंगे या घर में कभी सुने होंगे। ठीक है, तो इस समय दुकाल पड़ा था और जो इसका जमींदारी क्षेत्र था, ठीक है, उस जमींदारी क्षेत्र में मुख्य रूप से, ठीक है, क्या भाई, मुख्य रूप से जनजाति बाहुल्य था, जनजाति बाहुल्य। ठीक है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक है, तो इस प्रकार और क्या हो गया, थोड़ा सा दिक्कत आ गया तो उनको। तो अब क्या होता है, 56 की दुकाल के बाद, ठीक है, जमींदार होने के नाते, लिखो, जमींदार होने के नाते वीर नारायण सिंह का कर्तव्य होता है। ठीक है, कर्तव्य होता है कि वह जनता के लिए अनाज मुहैया कराए। क्या मुहैया कराए भाई, अनाज, क्योंकि प्रथम क्या रहता है भाई, प्रथम प्राथमिकता अनाज। ठीक है, खा लेंगे उसके बाद रहना पहना तो आराम से हुआ जा सकता है। ठीक है, तो अनाज मुहैया कराए करके फिर इसके ऊपर क्या बनता है, प्रभाव बनता है। ठीक है, लिख लिए। अब क्या होता है, अनाज मुहैया कराने के मुहिम में उनके पास दिक्कत यह आता है कि अकाल होने के कारण उनके पास भी पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं था, जो चीज लिखने का रहेगा वो लिखना, लेक्चर को सुन भी सकते हो। ठीक है, तो क्या बता अभी, पर्याप्त मात्रा में अनाज भंडारण नहीं था जनता के लिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, निकट स्थित, लिखो, निकट स्थित गोदाम से अनाज का बंदोबस्त करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा पृष्ठभूमि। ठीक है, अभी तक जो पढ़े पृष्ठभूमि ऐसे आया। अब इस विद्रोह का कारण देखते हैं, जैसे हम लोग फॉर्मेट बनाए ना वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे भाई, जैसे हम लोग को फॉर्मेट बना है, पृष्ठभूमि। ठीक है, पृष्ठभूमि हो गया, समझ आ गया क्यों विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो विद्रोह का कारण देख लेते हैं, मतलब विद्रोह क्यों उद्भव हुआ था विद्रोह का, इसलिए अब क्या